हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 1.18 थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस मींस स्ट्रेसेस दैट आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अंदर जब चेंज आएंगे तब किस तरह की स्ट्रेसेस आएंगी उन्हें कहेंगे हम थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस को हम सिंपली टेम्परेचर स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस या टेम्परेचर स्ट्रेसेस इंड्यूस कैसे होंगी? क्या थर्मल स्ट्रेसेस और टेम्परेचर स्ट्रेसेस तब आ जाएंगी जब टेम्परेचर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है हमेशा। तो क्या थर्मल स्ट्रेसेस या टेम्परेचर स्ट्रेसेस आएंगी? थर्मल स्ट्रेसेस या टेम्परेचर स्ट्रेसेस तभी आएंगी जब टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो कोई भी बॉडी है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो टेम्परेचर राइज होने के साथ क्या होगा इस बॉडी के साथ? ये एक्सपेंड करेगी। किस डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगी? इन ऑल द डायरेक्शंस। जितनी भी डायरेक्शन है इसकी, लेंथ, विड्थ, हाइट, सब एक्सपेंड करेंगी। और सपोज अगर इस बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है, मैं इसको कूल डाउन कर देता हूं या फ्रिज में रख देता हूं, तो क्या होगा? इसके सारी की सारी डायमेंशंस रिड्यूस करेंगी, इट विल कॉन्ट्रैक्ट। तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बॉडी या तो एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, और इस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम रोकें तब आएगा टेम्परेचर स्ट्रेस। तो टेम्परेचर स्ट्रेस कब नहीं आएगा? दो कंडीशन, या तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है लेकिन बॉडी फ्री टू एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट है। हम बॉडी को एक्सपेंशन होने से या कॉन्ट्रैक्शन होने से नहीं रोक रहे। तो जब नहीं रोक रहे हैं तो देयर विल बी नो टेम्परेचर स्ट्रेसेस, नो थर्मल स्ट्रेसेस। सो लेट अस राइट डाउन, इफ अ बॉडी इज फ्री टू मूव और एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज, लेट अस से, हम एग्जांपल लेते हैं रेज का, टेम्परेचर राइज से समझ लेते हैं कि कितनी थर्मल स्ट्रेसेस आएंगी। सो एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज रेज्ड बाय T°C, देन द बॉडी विल एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शंस। तो लेट अस से टेम्परेचर स्ट्रेसेस को समझने के लिए एक बॉडी ली हमने, और इस बॉडी के कुछ डायमेंशंस हैं। लेट अस से दिस इज हाइट, दिस इज विड्थ एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द बॉडी। अब अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये सारी की सारी डायरेक्शंस में एक्सपेंड होगी। इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी, इसकी हाइट भी इंक्रीज होगी और इसकी विड्थ भी इंक्रीज होगी। ऑल द डायमेंशंस विल इंक्रीज, तो कह सकते हैं इसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो सारी की सारी डायमेंशंस में इंक्रीज कितना कितना आएगा? लेट अस राइट डाउन, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, ये हो जाएगा एल अल्फा टी। सिमिलरली इंक्रीज इन हाइट डेल्टा एच, ये हो जाएगा एच अल्फा टी। और इसी तरह से इंक्रीज इन विड्थ डेल्टा बी, ये हो जाएगा बी अल्फा टी। इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और ये सबको पता होना चाहिए। अब आगे जानने वाली बात ये है कि अगर आप लेंथ की डायरेक्शन में स्ट्रेन देखो, तो स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय, जब आप एल करोगे तो ये बचेगा सिर्फ अल्फा टी। इसी तरह से जब आप हाइट की डायरेक्शन में स्ट्रेन देखोगे, स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ हाइट, ये भी आ जाएगा अल्फा टी। और विड्थ की डायरेक्शन में जब स्ट्रेन देखोगे तो ये आ जाएगा अल्फा टी। यानी स्ट्रेन इन ऑल द डायरेक्शंस विल बी सेम। तो लेंथ में चेंजेस हर डायरेक्शन में अलग अलग हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है ओरिजिनल लेंथ के ऊपर, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, लेकिन स्ट्रेन सारी की सारी डायरेक्शंस में सेम होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपने किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी लेंथ या उसके डायमेंशंस में चेंजेस आएंगे इन प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल डायमेंशन, बट स्ट्रेन विल ऑलवेज बी अल्फा टी। एक और पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि यहां पर हमने टेम्परेचर रेज किया था T°C। मान लो हम टेम्परेचर डाउन कर देते T°C, तब भी ये स्ट्रेन्स की वैल्यू इतनी ही आती। तो आप टेम्परेचर चाहे रेज करो चाहे टेम्परेचर फॉल करो, स्ट्रेन विल बी सेम और change in dimensions will also be same. So it will not depend कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है या कम किया है, चेंज इन लेंथ भी उतने ही रहेंगे और स्ट्रेन्स भी उतने ही रहेंगे। क्लियर? अब आप ये बताओ कि अल्फा क्या होता है? यहां पर अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। तो ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा, उसकी लेंथ में चेंजेस ज्यादा या कम, तो डेफिनेटली अल्फा अगर ज्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ ज्यादा होंगे या फिर स्ट्रेन्स भी ज्यादा होंगे। सो मटेरियल के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करेगा कि सेम टेम्परेचर राइज पे कोई मटेरियल हो सकता है ज्यादा एक्सपेंड हो जाए और कोई मटेरियल हो सकता है कम एक्सपेंड हो। इट विल डिपेंड ऑन अल्फा ऑफ दैट मटेरियल।
राइट। चलो तो इतना तो आपको क्लियर है कि सारी की सारी डायरेक्शंस में स्ट्रेन सेम है, स्ट्रेसेस कितने हैं यहाँ पर, क्योंकि इस बॉडी को हमने रिस्ट्रेन नहीं कर रखा किसी भी तरीके से, दिस इज फ्री टू एक्सपेंड। तो अगर कोई बॉडी है, बॉडी का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इसको एक्सपेंड होने के लिए फ्री रखा हुआ है, इसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। स्ट्रेसेस कब जनरेट होंगे, जब इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ये बॉडी एक्सपेंड होना चाहती है लेकिन मैंने उस एक्सपेंशन को रोक दिया, मैंने प्रिवेंट कर दिया कि नहीं मैं तुमको एक्सपेंड नहीं होने दूंगा, तब स्ट्रेसेस आएंगे। सो अभी के केस में जब बॉडी फ्री टू एक्सपेंड है, देयर विल बी नो स्ट्रेसेस। सो व्हेन बॉडी इज फ्री टू एक्सपेंड इन ऑल द डायरेक्शंस, फ्री टू एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, सो फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इन all the directions, no thermal stresses will be generated। अच्छा, अब अगली बात, अगर ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया सपोज, और मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसके एक्सपेंशन को प्रिवेंट करके रखा है, तो सिर्फ लेंथ की डायरेक्शन में मैंने प्रिवेंट करके रखा है, तो सिर्फ लेंथ की डायरेक्शन में ही स्ट्रेसेस आएंगे, बाकी की दो डायरेक्शंस में स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। तो थर्मल स्ट्रेसेस कहाँ पर जनरेट होंगे, जिस डायरेक्शन में बॉडी का फ्री एक्सपेंशन मैंने रोक दिया, यानी बॉडी नेचुरल स्टेट में ज्यादा लेंथ में होना चाह रही थी लेकिन मैंने उसको रोक के रखा हुआ है कि नहीं मैं इतनी लेंथ नहीं ले जाने दूंगा, राइट। सो राइट डाउन, थर्मल स्ट्रेसेस will be generated only in the direction in which free expansion or contraction of the body is restricted। So conclude करके हम कह सकते हैं कि इस केस में स्ट्रेन सारी की सारी डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो स्ट्रेन इन ऑल द डायरेक्शंस विल बी इक्वल टू अल्फा टी एंड स्ट्रेस इन ऑल द डायरेक्शंस विल बी जीरो। तो ये कब था कि जब बॉडी अनरिस्ट्रेन्ड थी। अब हमें क्योंकि थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ना है तो हमें बॉडी को रिस्ट्रेन करके देख लेते हैं। तो जब बॉडी रिस्ट्रेन है तब क्या होगा, लेट अस सी। सो राइट डाउन केस 1 व्हेन द बॉडी इज रिस्ट्रेन्ड। तो यहां पर हम एक केस देख लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है और इसको हमने एक डायरेक्शन में रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है। तो इस बॉडी को हमने दो सपोर्ट्स के बीच में रख दिया, दोनों सपोर्ट हमने ले लिए फिक्स सपोर्ट। तो लेटस से ये एक प्रिज्मेटिक बार था और इसको दो फिक्स सपोर्ट के बीच में हमने रख दिया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं T डिग्री सेल्सियस से। सो वी रेज द टेम्परेचर बाय T डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज किया, अब आपको पता है ये बॉडी एक्सपेंड करना चाहती है और सारी की सारी डायरेक्शंस में एक्सपेंड करना चाहती है, लेंथ में भी, विड्थ में भी और हाइट में भी। सो विड्थ और हाइट में तो एक्सपेंशन हमने रोका नहीं है, तो वहां पर जितना एक्सपेंशन होना है वो हो जाएगा। इट इज फ्री टू एक्सपेंड इन बोथ द डायरेक्शंस, बट इसका एक्सपेंशन हमने अलोंग द लेंथ रिस्ट्रेन करके रखा है। तो लेंथ की डायरेक्शन में भी ये बॉडी एक्सपेंड होना चाहती है बट इसके एक्सपेंशन को हमने रोक दिया है। तो स्ट्रेसेस किस डायरेक्शन में जनरेट होंगी, स्ट्रेसेस विल बी जनरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। सो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देयर विल बी स्ट्रेसेस। तो इस बॉडी के साथ हमने क्या अत्याचार किया, इस बॉडी को दो सपोर्ट में, अनयील्डिंग सपोर्ट के बीच में फंसा दिया है और इसका टेम्परेचर रेज कर दिया कि तुमको टेम्परेचर रेज किया जा रहा है, तुम चाहते तो एक्सपेंड होना हो लेकिन हमने उस एक्सपेंशन को भी रोक दिया। सो टेम्परेचर इज रेज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट एक्सपेंशन अलोंग द लेंथ ड्यू टू सपोर्ट्स। तो इस बॉडी के ऊपर अगर थर्मल स्ट्रेसेस एनालाइज करने हैं तो आप ध्यान से देखो, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली चीज ये हो रही है कि हमने इसका टेम्परेचर रेज किया और टेम्परेचर रेज करने की वजह से ये बॉडी फ्रीली एक्सपेंड होना चाहती है कुछ अमाउंट पे, और दूसरी चीज इस पर यह है कि जितना फ्री एक्सपेंड ये होना चाह रही है वो पूरे के पूरे फ्री एक्सपेंशन को हमने सपोर्ट से प्रिवेंट करके रखा हुआ है। तो यहां पर क्या हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हैं? डेफिनेटली यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के इस केस को एनालाइज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाने के लिए इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। पहला पार्ट तो ये कि हमने सपोर्ट हटा दिए और T डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज कर दिया। तो जब हमने इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से रेज कर दिया है और सपोर्ट हटा दिए हैं, ये फ्रीली एक्सपेंड हो जाएगा। और दूसरा केस दूसरे पार्ट में स्प्लिट किया कि अब हम सपोर्ट लेके आ गए या फिर एक सपोर्ट के बराबर की रिएक्शन लगा दी। जितना सपोर्ट यहां पर रिएक्शन लगा रहा है इसको रोकने के लिए, उतनी ही रिएक्शन हमने लगा दी, और उस रिएक्शन के लगाने से क्या होगा, ये वापस से अपनी इस ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। यहां पर जितनी ओरिजिनल लेंथ थी ये इसी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगी। तो इन दोनों केसेस को ऐड कर देंगे
तो ये वाला हमारा ओरिजिनल केस मिल जाएगा। समझ में आया? दोबारा से एक बार बता देते हैं, यहाँ पर दो चीजें एक साथ हो रही हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि हमने इस बॉडी का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। जब हमने इसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, उसको हमने अलग से शो कर दिया कि T डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने से इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। दूसरा केस इसके अंदर ये है कि हमारे सपोर्ट्स रिएक्शन भी लगा रहे हैं। तो अगले केस में क्या करेंगे कि हम इस बार के ऊपर सपोर्ट से आने वाली रिएक्शन के बराबर की रिएक्शन लगा देंगे सो दैट ये वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस पहुंच जाए। तो इन दोनों केसेस को मिला के हमारा ये जो ओरिजिनल केस है ये बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या हुआ कि इसको फ्री एक्सपेंशन के लिए छोड़ दिया था हमने, सिर्फ टेम्परेचर रेज किया। टेम्परेचर रेज करने की वजह से इसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ। लेट अस से लेंथ में इंक्रीज हुआ डेल्टा एल। सो दिस इज द इंक्रीज इन लेंथ। और फिर दूसरे केस में क्या किया, यहां पर जितनी सपोर्ट्स की वजह से रिएक्शन आ रही थी उतनी ही रिएक्शन, मान लेते हैं ये रिएक्शन आर है, ये रिएक्शन आर हमने वापस से लगा दी। और जब ये रिएक्शन आर लगा दी तो वापस से ये इतनी ही लेंथ में पहुंच गया है जितनी ओरिजिनली लेंथ थी, राइट। तो ये वाले केस में क्या हुआ बताओ जरा, एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज। कितना एक्सपेंशन हो रहा है, डेल्टा टी। अच्छा, क्योंकि ये टेम्परेचर राइज की वजह से हो रहा है ना, तो डेल्टा एल की जगह हम इसको डेल्टा टी लिख देते हैं, ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सो एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज डेल्टा टी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। लेंथ की डायरेक्शन में एल अल्फा टी, हाइट की डायरेक्शन में एच अल्फा टी और विड्थ की डायरेक्शन में बी अल्फा टी हो जाएगा। तो यहां पर लेंथ की डायरेक्शन में देख रहे हैं, इट विल बी एल अल्फा टी। और अगर आप टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेन की बात करोगे तो स्ट्रेन हो जाएगा सिंपली अल्फा टी। तो ये इस वाले पार्ट के लिए लिख लिया हमने। अब इस वाले पार्ट के लिए लिख लेते हैं कि जब हमने आर रिएक्शन लगाई तो क्या हुआ। तो आर रिएक्शन लगाने के साथ साथ इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कितना, इतना ही हो रहा है वापस से, ये इतना जितना टेम्परेचर राइज की वजह से डेल्टा टी बढ़ गया था, तो आर रिएक्शन लगाने की वजह से ये वापस से कम हो गया। तो इसको आर रिएक्शन की वजह से डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो डेल्टा आर, अब आपको पहले से ही पता है कि पी फोर्स लगा के अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, डेल्टा जो आता है वो पी एल अपॉन ए आता है। यहाँ पर आर रिएक्शन लगाने से आ रहा है, ये हो जाएगा आर एल अपॉन ए। क्या ये दोनों बातें आपको क्लियर हैं? पहली बात तो ये और दूसरी बात तो ये दोनों अगर क्लियर हैं तो अब तीसरी बात पे चलते हैं। तो तीसरी बात ये है कि ये सपोर्ट अनयील्डिंग है, ये सपोर्ट्स इधर उधर नहीं हिल रहे हैं। जितनी डिस्टेंस इन दोनों सपोर्ट्स के बीच थी उतनी ही फाइनली भी है। तो इन दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो मिलाने के बाद जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ ओरिजिनल के बराबर आना चाहिए, और ओरिजिनल में तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो यानी टेम्परेचर राइज की वजह से जितना ये बार एक्सपेंड कर रहा था, सपोर्ट रिएक्शन की वजह से उतना ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यानी यहां पर एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन मिल रही है। क्या कंडीशन मिल रही है कि डेल्टा टी टेम्परेचर राइज की वजह से जितना लेंथ में इंक्रीज हुआ था, सपोर्ट रिएक्शन की वजह से उतना ही लेंथ में डिक्रीज हो रहा है। सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा आर, और टोटल ओवरऑल चेंज इन लेंथ विल बी जीरो एज इन दिस केस। इस केस में ओवरऑल लेंथ में चेंज कितना है, जीरो है, बिकॉज सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग। तो ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या है, एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू सपोर्ट रिएक्शन। सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा आर। नाउ डेल्टा टी कितना था, एल अल्फा टी, और डेल्टा आर था आर एल अपॉन ए ई। यहां पर आर अपॉन ए को हम स्ट्रेस लिख सकते हैं, और ये स्ट्रेस किस वजह से आ रही है, ये स्ट्रेस आ रही है टेम्परेचर की वजह से, तो इसको थर्मल स्ट्रेस लिख लेंगे। एल और एल दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अल्फा टी इज इक्वल टू सिग्मा टी, दिस इज टेम्परेचर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई। तो टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस हो जाएगी अल्फा टी। सो थर्मल स्ट्रेस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप सबको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब आप ये बताओ कि ये जो स्ट्रेस आ रही है, इस स्ट्रेस का नेचर क्या है। हमने टेम्परेचर राइज किया था, टेम्परेचर राइज करने की वजह से बॉडी नेचुरली एक्सपेंड होना चाह रही थी, लेकिन हमने इस एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर कंप्रेशन लगाया है। तो सपोर्ट रिएक्शन की वजह से ऑटोमेटिकली यहां पर कंप्रेशन आ रहा है, तो यहां पर जो
टेम्परेचर स्ट्रेसेस आ जाएंगे, दीज आर कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव आ रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को फॉल कर देते, जब हम टेम्परेचर को फॉल करते तो ये जो बॉडी है ये कॉन्ट्रैक्ट करती, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती, ये इसकी लेंथ छोटी होनी चाहती, लेकिन हमने सपोर्ट लगा रखे थे, उसको छोटा नहीं होने दे रहे हैं, यानी सपोर्ट्स क्या कर रहे हैं, इसको खींच के रख रहे हैं, पुल करके रख रहे हैं। सो नेचुरली ये बॉडी छोटा होना चाहती है, पर सपोर्ट्स ने उसको खींच के रखा हुआ है। तो स्ट्रेसेस किस तरह की जनरेट हो रही होंगी यहाँ पर? डेफिनेटली यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही होंगी। तो अगर हमने टेम्परेचर राइज किया, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी, और अगर हमने टेम्परेचर फॉल किया, देन मटेरियल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी। Let us write down. नोट करके लिखो, if temperature rises, then temperature stresses are compressive, and if temperature falls, then temperature stresses are टेंसाइल। लेकिन अब आपको ये बताना है, सोचना है कि इन दोनों ही केसेस में जब टेम्परेचर राइज हुआ और जब टेम्परेचर फॉल हुआ, तो एक बार तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस कंप्रेसिव आई और एक बार टेम्परेचर स्ट्रेसेस टेंसाइल आई। लेकिन क्या दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा या मैग्नीट्यूड विल सेम? टेम्परेचर जब आपने राइज किया तो मटेरियल एक्सपेंड हुआ, लेकिन सपोर्ट्स ने उसको वापस से कंप्रेस कर दिया, तब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आया स्ट्रेसेस का। और मान लो टेम्परेचर फॉल हुआ था तो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन सपोर्ट्स ने वापस से खींच दिया उसको, तो नेचर ऑफ द स्ट्रेसेस आया टेंसाइल। अब यहां पर भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आया। इन दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड स्ट्रेसेस का सेम आएगा या मैग्नीट्यूड विल आल्सो बी डिफरेंट? नेचर तो डिफरेंट आ ही रहा है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट आ रहा है? तो मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी सेम। दोनों केसेस में सेम मैग्नीट्यूड आएगा। सो राइट डाउन, मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू अल्फा टीई, ब्रैकेट में लिख लो, इन बोथ केसेस। सो सिग्मा टी क्या है? अल्फा टीई। अब थोड़ी देर पहले हम देख चुके थे कि ये अल्फा टी क्या होता है? अल्फा टी है स्ट्रेन। जरा पेज पलट के देखो तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? क्या आ गया? स्ट्रेन इनटू ई। और ये तो हम बचपन से ही देख रहे हैं, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां पर भी स्ट्रेस कितना आ गया? स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। पर ये स्ट्रेन कौन सा है? ये स्ट्रेन वो वाला स्ट्रेन है जो एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया है। सपोर्ट्स ने जो टेम्परेचर की वजह से लेंथ में चेंज आ रहा था ना, तो वो जो लेंथ को चेंज किया उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आ रहा है, ये वो वाला स्ट्रेन है। तो हम इस स्ट्रेन को एक नया नाम देके लिख सकते हैं, स्ट्रेन प्रिवेंटेड। तो इसको लिख लो आप, स्ट्रेन प्रिवेंटेड इनटू यंग्स मॉडुलस। तो ये याद करने में भी आसान रहेगा। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। मैं आपको इतनी मेहनत करके सारे नोट्स बना बना के दे रहा हूँ, मैं चाहता तो बस आराम से बातें कर करके समझा समझू के निकल लेता, नोट्स नहीं लिखवाता, पर वो आपके काम नहीं आएगा। हमेशा ही आप कुछ दिनों बाद ये चीजें भूल जाओगे। तो आपको हमेशा रेफर करने के लिए नोट्स होने चाहिए। तो मैं जब इतनी मेहनत करके नोट्स बना रहा हूं, आपको भी एक अच्छी सी कॉपी लेके नोट्स बनाने ही बनाने हैं। एग्जाम टाइम पे आप रिवाइज कहां से करोगे? पढ़ तो बहुत कुछ लिया, रिवाइज करने को कुछ है ही नहीं, हवा हवा है। तो हवा हवाई में नहीं रहना है, नोट्स बनाना है प्रॉपर कॉपी लेके, ठीक है? तो ये फॉर्मूला स्टार मार्क कर लो और ये वाला फॉर्मूला भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है? अब दोनों एक ही चीज हो गई, अल्फा टी। अगर आप स्ट्रेन को पहचान सकते हो तो बोथ आर सेम। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अ मेटल बार ऑफ लेंथ 100 mm इज इंसर्टेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। तो लेंथ क्या दे दी है? 100 mm। दो रिजिड सपोर्ट के बीच में इसको इंसर्ट कर दिया और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस। तो राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। इफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 8 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, so alpha is 8 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, and the Young's modulus E is 1.5 into 10 to the power 5 megapascal. The stress in the bar is, वीडियो को पॉज करके जल्दी से बना लो और देखो आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? अल्फा टीई। अल्फा की वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 मेगापास्कल। मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, आंसर्स भी मेगापास्कल में ही हैं, तो हम इसको मेगापास्कल में रहने देंगे। तो पहले मैंने ई लिख दिया। अल्फा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर राइज भी डिग्री सेल्सियस में दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। तो 1.5 इंटू 8 तो हो जाएगा 12, और अगर जीरोस देखें तो 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर माइनस 6 और 10, ये टोटल मिला के सारे जीरोस आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये आ गया आंसर 12 मेगापास्कल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 12 मेगापास्कल। आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया। आप बने रहिए, आगे क्लासेस भी देखते रहिए। कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स प्रिपेयर कराएंगे हम इसी तरह से। सो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।